Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and welcome back to the channel BBC version. As you know, we have completed approx half of this chapter that is done in two lectures that I already uploaded. So this is the third lecture of this chapter and we will discuss about the viharas. In the previous, we discussed up to the Sangh. The rule and regulations were mentioned in the book of Vinay Pitak. Okay, so let's continue this point. Viharas. To begin with, both Jain and Bodh monk seen here. Let's make it zoom little bit. Then after we can see it clearly. So it's a little bit zoom. Yes. Now you can see here very clearly. To begin with, both Jain and Buddhist monk went from place to place throughout the year teaching people. मतलब कि दोनों जैन भी और बुद्धिस्ट भी दोनों मॉन्क्स मतलब क्या होता है जो उपदेश देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉन्क्स मतलब भिक्षुक, ठीक है, भिक्षुक। वो क्या करते थे, वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे साल एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, क्या करने के लिए, टीचिंग पीपल, लोगों को ज्ञान देने के लिए। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल। वो सिर्फ एक समय पे रुकते थे पूरे साल में, वो भी कब, वर्षा ऋतु में, बरसात के मौसम में। क्यों? क्योंकि उस समय ट्रेवल करना डिफिकल्ट हो जाता था। देन देन their supports built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas। तो फिर क्या हुआ उस समय, their supports built temporary shelters, मतलब कि उनके सपोर्ट से क्या बना, एक टेम्पररी शेल्टर। टेम्पररी मतलब कि परमानेंट नहीं, ऐसे ही रहने के लिए आवास बनाया। कहा? इन गार्डन्स, बगीचे में। और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिल एरियाज, या जो पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पर्वत नहीं, पहाड़ियां, हिल्स, वहां पे जो केव्स हैं उसमें रहते थे, नेचुरल बने हुए। एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे समय बीतता गया, मेनी सपोर्टर्स ऑफ द भिक्षुज एंड भिक्षुनीज एंड दे themselves felt the need of more permanent shelter, so monastery were built। लेकिन धीरे धीरे वो जो है वो टेम्पररी हाउसेज में रहते रहते उन्होंने ऐसा फील किया कि हमें कुछ परमानेंट भी बनाना चाहिए रहने के लिए आवास। तो वहां से ही निर्माण हुआ किस चीज का, विहार का, जिसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। देखिए, दीज वर नोन एज विहाराज, यही परमानेंट शेल्टर्स किस चीज के नाम से जाने गए, विहाराज से। द अर्लीस्ट विहाराज वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक, सबसे पहले वो किस चीज के बने, लकड़ियों के, और उसके बाद किस चीज से, ब्रिक से। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। अब इसका मतलब यह है कि जो पश्चिमी भारत है वहां पे पहाड़ियों को खोद के भी ये बनाए गए, क्या, विहार। देखिए, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो हमें क्या बताता है, ठीक है, टेक्स्ट मतलब रचना, वो हमें बताता है, जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर लॉस्ट देयर नेम and separateness when they flow into the mighty ocean, so our one and ranks our family forgotten when followers of the Buddha join the order of monk। देखिए, जैसे यहाँ पे दे रहे हैं कि जैसे नदियां जो हैं वो अपना रास्ता तय करते हुए जैसे समुद्र में मिलके सारी चीजें भूल जाती हैं, वो उनके नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, वैसे ही ये जो वर्ण है, पद है, ठीक है, या परिवार है, ये सब भूल जाते हैं कब, जब बुद्धिज्म को आप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और उनके आदेश का पालन करते हैं। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारास वाज बिल्ट वाज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर। मतलब ऐसा अक्सर होता था कि जो लैंड था जिसपे विहार ये बनते थे वो कैसे थे, डोनेटेड थे, किसके द्वारा, रिच मर्चेंट, जो धनी व्यापारी होते थे, या जो लैंड ओनर, भूस्वामी होते थे, उनके द्वारा दान किए हुए जगह पे, या, और उसको कौन देता था, किंग भी देते थे। तो रिच मर्चेंट भी देते थे, रिच लैंड ओनर भी देते थे, और किंग भी देते थे।
बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? विहार बनाने के लिए, किसके रहने के लिए? द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैनास, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? कि जब वो रेनी सीजन में यात्रा नहीं कर पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम नहीं पाते थे उस समय पे, और सबसे पहले टेम्पोररी शेल्टर्स बने, ठीक है। वो कैसे होते थे? वो लोग ऐसे ही मतलब बनाने लगे, जहां भी रुकना था वैसे ही कुछ टेम्पोररी अरेंजमेंट करके बना लेते थे शेड, या जो हिली एरियाज होते थे, अगर वो हिली एरियाज में होते थे तो वहां पे केव्स को यूज कर लेते थे शेल्टर के रूप में। लेकिन धीरे धीरे उन्हें आभास हुआ कि हम तो हर साल ऐसे ही करते हैं, बरसात में तो हमें कहीं जाना नहीं होता है। तो धीरे धीरे उन्होंने फील किया कि परमानेंट शेल्टर चाहिए, तो उसके बाद वो लोग लकड़ियों को अरेंज करके, जैसे अभी हम लोग थेस्ट रूफ बनाते हैं ना, घास फूस वाली छत, वैसे ही बना के, मंडप बना के, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो ब्रिक्स में चेंज हो गए, मेटल में, ठीक है। और ये इनको जब परमानेंट बनने लगे तो इनको जमीन कहाँ से मिलता था? इनको मिलता था या तो जो रिच लैंड ओनर्स होते थे वो देते थे, या जो मर्चेंट होते थे, बड़े व्यापारी, रिच मर्चेंट, धनी व्यापारी, या कभी कभी राजा भी दान में दे देते थे। The local people came with gift of food, clothing and medicines for the भिक्षुस and भिक्षुनीज। ये वही भिक्षुक और भिक्षुनीज है, मॉन्क्स एंड नन्स, ठीक है, उनको इंग्लिश में कहा जाता है। तो उनके लिए लोग जब ये टिकते थे कहीं पे, तो उनके लिए लोग खाना, कपड़ा, दवा ये सब लेके आते थे, और इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और इसके बदले में वो लोगों को क्या देते थे? शिक्षा देते थे। शिक्षा कैसी? ये स्कूली विद्या नहीं, वो जीवन से संबंधित ज्ञान, कि कब किस सिचुएशन में कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे किसके साथ रहना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, समाज में हमें कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीजें सिखाते थे। द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। और देखिए सैकड़ों सालों तक क्या हुआ? बुद्धिज्म फैलता रहा, ठीक है। मेनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट मैंने पहले भी आपको बताया है, भारत के लिए यूज होता है, उपमहाद्वीप, एंड बियॉन्ड मतलब कि बाहर भी। A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now develop। अब यहाँ से क्या होता है? देखिए एक बुद्धिज्म का नया फॉर्म आ गया, कौन सा? महायान। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, इनकी दो अलग विशेषताएं थी। क्या? अर्लियर द बुद्धा's presence was shown in sculpture by using certain signs। मतलब कि पहले जो होते थे उन्हें बुद्धा को कैसे दिखाया जाता था? उनके प्रेजेंस को स्कल्पचर में, स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियों में। फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइनमेंट was shown by sculptures of the people tree। और कैसे दिखाया जाता था उनको? उनके ज्ञान को पीपल ट्री के द्वारा, कि मतलब बोधि वृक्ष के रूप में उनका दर्शाया जाता था। नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड। लेकिन अब क्या हो गया? भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनने लगी। मेनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा विल अदर्स वर मेड इन टक्सिला। टक्सिला मतलब यही तक्षशिला, तक्षशिला जिसको हम लोग बोलते हैं, यही वो जगह है। तो दो जगह बने उनकी मूर्तियां, कहाँ कहाँ पे? एक मथुरा में और एक तक्षशिला में। द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन बोधिसत्व। और दूसरा जो परिवर्तन था वो किस में बिलीव करते थे? बोधिसत्व में। एंड दीज वर सपोज टू बी पर्सन्स हु हैड अटेंड एनलाइनमेंट। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अब जो लोग ज्ञान को प्राप्त किए हैं, ठीक है, उनका ये दूसरा कि सिर्फ उनके ज्ञान पे वो विश्वास करते थे, वो स्कल्पचर्स को नहीं मानते थे। वंस दे अटेंड एनलाइनमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। मतलब वो लोग ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद वो अकेले रहते थे। आइसोलेशन मतलब क्या? कि विशेष रूप से अलग सबसे। और क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे शांति के साथ, पीस। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। ये सब करने के बाद भी वो लोगों के साथ जुड़ना नहीं छोड़े थे और उनको ज्ञान देना नहीं छोड़े थे। द वर्शिप बोधिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर कोरिया एंड जापान। मतलब ये सिर्फ हमारे ही देश में नहीं हुआ, हमारे कॉन्टिनेंट में फैलने के बाद ये बाकी और कहाँ कहाँ फैला? सेंट्रल एशिया में, चाइना में, और उसके बाद कोरिया और जापान में। वहां पे आप लोग देखेंगे कि बौद्ध बहुत ज्यादा है, चाइना में भी है, जापान में भी है, कोरिया में कुछ है, और हमारे एशिया में तो है ही। अब देखिए बुद्धिज्म स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया where dozen of caves were hollowed out of hills for bhikkhus to live in।
अब देखिए जो हमारा बुद्धिज्म है वो वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में फैला, ठीक है, जहाँ पे डजन ऑफ केव्स मतलब कि दर्जनों गुफाएं हॉलोड किए गए हैं। हॉलोड आउट मतलब कि उन्हें खोद के बनाए गए हैं। किसको? हिल्स को। किसके लिए? भिक्षुस को रहने के लिए, जो भिक्षुक थे, बौद्ध भिक्षुक, उनको। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड, मतलब कि वो दक्षिण पूर्व की तरफ भी बढ़े। जैसे मान लीजिए कि ये मैप है, तो ये हो गया दक्षिण पूर्व, ठीक है, साउथ ईस्ट। तो यहाँ की तरफ भी बढ़ा, इन एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे हो गया ना साउथ ईस्टवर्ड, टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, ठीक है। और द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरवेदा बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर इन दिस एरियाज। दिस एरियाज मतलब कि कहाँ पे? यहाँ पे ये देखिए श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे जगहों पे जो थरवेदा है, ये थेरवेदा, ये पॉपुलर हुआ था, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पिलग्रिम्स आर मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। जो भी भगवान की आराधना करने के लिए यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पिलग्रिम्स, ठीक है, तीर्थयात्री। द बेस्ट नोन ऑफ दिस आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फाहियान। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस और प्रसिद्ध है वो चाइनीज है बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री, बौद्ध तीर्थयात्री, ठीक है। कहाँ का? चाइना का। कौन? फाहियान, who came to subcontinent about 1600 years ago, जो लगभग 1600 साल पहले भारत में आया था। वेनसांग, who came around 1400 years ago, and I Qing, who came about 50 years after Huensang। तो हुएनसांग कब आया था? 1400 years ago, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं 1350 years ago आया था। कौन? आई क्विंग। They came to visit places associated with the life of Buddha as well as famous monasteries। ये लोग यहाँ पे क्यों आए थे? कि जितने भी बौद्ध स्थल हैं उनको देखने के लिए और मोनेस्ट्रीज को देखने के लिए। Each of these pilgrims left an account of his journey, और सब ने एक एक अपने जर्नी का क्या किया है? अकाउंट, मतलब कि एक विवरण दिया है। And they wrote of the dangers they encountered on their travels, which often took years, of the countries and the monasteries that they visited, and the books they carried back with them। मतलब वो बताया कि हमें यहाँ तक आने में या इन सारे जगहों को, मोनेस्ट्रीज को घूमने में जो भी उनके साथ तकलीफें हुई, जो जो समस्याएं हुई, उनको वो लोगों ने उनमें अकाउंट किया है, ठीक है, मतलब विवरणित किया है। अब यहाँ पे देखिए ए यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग कौन सा है? नालंदा। और नालंदा अभी कहाँ में है आप लोगों को पता है? बिहार में है, ठीक है, बिहार में है नालंदा। Huensang and other pilgrims spent time studying in Nalanda, the most famous Buddhist monastery of that period। देखिए नालंदा में जो मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ठीक है, वर्ल्ड फेमस। एंड दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब इट, और कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है इसको, देखिए नालंदा को। द टीचर्स आर मेन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, मतलब कि उनके पास बहुत ही उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता थी और टैलेंट था उनके पास। एंड दे फॉलो द टीचिंग ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी, मतलब कि हर ओर से वो भगवान बुद्ध के उपदेशों को ही सिखाते थे और बताते थे। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम, मतलब वहां मोनेस्ट्रीज के जो रूल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और सबको उन्हें फॉलो करना होता था। डिस्कशन आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन डिस्कशन चलते रहता था। एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर, और जो यंग थे और ओल्ड थे वो दोनों एक दूसरे क्या करते रहते थे? मदद करते रहते थे। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कैम हियर टू सेटल द डाउट्स, मतलब कि विद्वान अलग अलग जगहों से अपने जो संदेह हैं, जो डाउट्स हैं, उनको उनको क्लियर करने के लिए आते थे। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो वहां पे द्वारपाल होते थे गेट पे,
वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते थे, किससे? एंट्रेंट से, मतलब जो प्रवेश करने वाले वहां पे आते थे नए रहने के लिए या सीखने के लिए। एंड दे आर अलाउड टू इंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दिस, और उन्हें वो तभी अलाउ करते थे जब वो उन प्रश्नों का उत्तर देते थे। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर, मतलब कि अगर 10 लोग वहां से गए तो समझ लीजिए कि 7 या 8 लोग ऐसे होते थे जो कि उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे। सोचिए द्वारपाल इतने विद्वान थे, तो वहां के जो अध्यापक होंगे वो कितने विद्वान होंगे कि द्वारपाल जो है वो जो प्रश्न पूछते थे, तो वहां पे जो अटेंडेंट आते थे वो लोग मतलब 10 में से 7 से 8 नहीं दे पाते थे, तो प्रश्नों का स्तर क्या होता होगा आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया नालंदा के बारे में, ठीक है। अब ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म। अब देखिए, अब यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग सही कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है द बुद्धा इनकरेज्ड एनिमल सैक्रिफाइसेस। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि एनिमल सैक्रिफाइस कीजिए। सारनाथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वर द बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। सही है, ये एक ऐसा जगह है जहां पे सबसे पहले बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। द बुद्धा टॉट दैट कर्म हैज नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। गलत, उन्होंने कहा था कि कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है, चाहे हम बुरा करें या अच्छा करें। द बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट एट बोध गया। सही है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव दैट द आत्मन एंड ब्राह्मण फॉर अल्टीमेटली वन। ये भी सही है, वो मानते थे कि जो ब्राह्मण है या आत्मा है, मतलब ब्रह्म या आत्मा, वो दोनों एक ही है। ये भी सही है। तो ये हमारा हो गया इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चैप्टर भी खत्म हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया। इस तरह हमारा चैप्टर 6 पार्ट 6 पूर्ण हुआ। तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जहां तक हो सकता है मैं उसको पूरी डिटेल में आप लोग को बताता हूँ, शब्दशः समझाता हूँ, जो भी वर्ड होते हैं उनके मीनिंग्स भी बताता हूँ। तो अगर आप उसको नोट करते चलेंगे तो एक हिस्टोरिकल्स आपका डिक्शनरी तैयार हो जाएगा, जिसको आप बाद में कभी भी रिवाइज कर सकते हैं कि आगे कभी भी। देखिए, हिस्ट्री के जो भी बुक्स आप पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। सोशल साइंस के वर्ड्स ऐसे ही जनरली होते हैं, स्पेशली हिस्ट्री में बहुत सारे वर्ड रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप उनको डिक्शनरी की तरह अगर एक नोटबुक पे नोट कर लेंगे तो आगे फिर कभी भी उस तरह के वर्ड्स आएंगे उससे मिलते जुलते, तो आप आसानी से खुद से भी अंदाजा लगा सकते हैं। उसके लिए डिक्शनरी या गूगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 7 क्लास 6 हिस्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद।